हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग परवर्ती भित्ति चित्रण की परंपराएं पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग दक्षिण भारत की भित्ति चित्र की परंपरा देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चित्रकारी की परंपरा जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह दक्षिण भारत में भी फैल गई है और दक्षिण भारत के स्थानीय शासकों ने इसको संरक्षण प्रदान किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बादामी की भित्ति चित्र देखेंगे। बादामी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बादामी चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने यहाँ पर 543 ईस्वी से लेकर 598 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। चालुक्य जो है वाकाटक शासन के पतन के बाद सत्ता में आए थे। चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया था। मंगलेश जो है ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। यहाँ पर एक गुफा है, गुफा संख्या 4, जिसके शिलालेख में 578-579 का उल्लेख है कि गुफा बहुत ज्यादा सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई थी। इसी वजह से इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता था। इसका संरक्षक राजा मंगलेश जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो ये सभी जानकारी हमें यहाँ के गुफा के शिलालेख से प्राप्त होती है। यहाँ के गुफा के चित्रों की बात करें तो यहाँ के गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए थे, जिसमें कि एक दृश्य में कीर्तिवर्मन अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद ले रहा था। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां भी दर्शाई गई हैं। यहाँ की आकृतियों की विशेषताएं बताई गई हैं कि इनकी जो रेखाएं हैं ये लयबद्ध रेखाएं धारा प्रवाह रूप में चुस्त संयोजन कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि पहले भी कोई चित्रकारी जब की जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक रेखा चित्र बनाते हैं, रेखाओं की मदद से एक चित्र तैयार करते हैं और बाद में उसमें रंग भरते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है लयबद्ध रेखाएं हैं। और लयबद्ध रेखाएं होना जो है ये ईसा की 6वीं शताब्दी के कलाकारों की एक विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर राजा और रानी के रमणीय और लावण्यमय मुख दिखाए गए हैं। आंखों के जो गर्तिका हैं, आंखों के जो सॉकेट हैं बड़े हैं, आंखें जो है अधमिची हैं और होंठ जो है इनके आगे निकले हुए दिखाए गए हैं, जैसा कि आप यहां पर चित्र में देख पा रहे हैं। इसके बाद है पल्लवकालीन भित्ति चित्र। पल्लव शासक भी बहुत बड़े कला प्रेमी और कला के संरक्षक थे। पल्लव शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने पनामलई, मणंगपट्टू और कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था। मणंगपट्टू के शिलालेख में महेंद्र वर्मन प्रथम को अनेक उपाधियों से, जैसे कि विचित्र चित्र, इसका मतलब होता है जिज्ञासु मन वाला, चित्रकार पुली यानी कलाकार केसरी, चैत्यकारी यानी मंदिर निर्माता, तो इन जैसी उपाधियों से इसको विभूषित किया गया था। इससे ये बात साबित होती है कि महेंद्र वर्मन प्रथम बहुत बड़ा कला प्रेमी था। पनामलई देवी की आकृति यहाँ पर लालितपूर्ण बनाई गई है। देखिए, उस समय की जो आकृतियां हैं हालांकि आज बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, उनके अवशेष ही यहाँ पर बचे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। लेकिन जो भी आकृतियां हैं बहुत ज्यादा सुंदर बनाई गई होंगी। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। इन चित्रों के चेहरे जो हैं गोल और बड़े हैं, यानी पल्लवकालीन चित्रों की विशेषताएं बताई गई हैं कि यहाँ के जो चित्रों के चेहरे हैं वो गोल हैं और बड़े हैं। रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है। धड़ का चित्रण जो है पहले जैसा रहा है, हालांकि इसे अब लंबा बना दिया गया है। ये यहाँ के भित्ति चित्रों की विशेषताएं बताई गई हैं। पांड्यकालीन भित्ति चित्र। देखिए, जब पांड्य सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया है। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल स्थित जैन गुफाएं इसका एक जीवंत उदाहरण है। सित्तनवासल में बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियां देखी जा सकती हैं। इन आकृतियों की जो भारी रेखाएं हैं ये दृढ़ता के साथ खींची गई हैं और हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। यहाँ की आकृतियों का शरीर का रंग जो है पीला है। अंगों में लचक दिखाई गई है, यानी अंग जो है गत्यात्मक अवस्था में दिखाए गए हैं। नर्तकियों के चेहरों पर भावों की झलक है। अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता है। यहां पर भी आप देखेंगे इनकी आकृतियों की जो आंखें हैं ये बड़ी बड़ी हैं और कहीं कहीं पर उनके चेहरे से बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। यानी यहां पर भी जो चित्रों की आंखें हैं, आकृतियों की जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। इसके बाद है चोलकालीन स्थापत्य एवं भित्ति चित्र कला। देखिए, चोल शासकों ने 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो चोल शासकों ने न केवल भित्ति चित्र परंपरा को बढ़ावा दिया है,
बल्कि इन्होंने स्थापत्य कला को भी बढ़ावा दिया है, यानी तमाम मंदिर वगैरह इन्होंने बनवाए थे और उन मंदिरों में इन्होंने चित्रकारी की परंपरा को भी जारी रखा है। स्टार्टिंग में चोल शासकों ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। हालांकि 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे हैं तो चोल कला और स्थापत्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे हैं। जैसे बताया गया है कि तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंड चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर क्रम से राजराज चोल ने तंजावुर के मंदिर का निर्माण, उसके पुत्र राजन चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण और राजराज चोल द्वितीय ने दारासुरम के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे बताया गया है। वैसे अगर चित्रों की बात करें, वैसे तो नर्तन मलई में भी चोल काल के चित्र देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र जो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। बृहदेश्वर मंदिर के चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। यहाँ पर चित्रकारी की 2 परतें थीं। यहाँ की जो सबसे नवीन परत है वो ऊपर वाली परत है और ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। देखिए, जब यहाँ के चित्रों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यहाँ पर एक और परत है। तो ऐसे करके यहाँ पर चोलकालीन परत के बारे में पता चला। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों और रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दर्शाया गया है। इसके बाद है विजयनगर के भित्ति चित्र। विजयनगर राजवंश का उद्भव चोल वंश के भ्रंशावशेषों पर हुआ था। 13वीं शताब्दी में चोल वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद विजयनगर के राजवंश ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की है, जो कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा है। विजयनगर के शासकों ने हम्पी से लेकर त्रिची तक के पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ के शासकों ने हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। त्रिची के पास त्रिपुराकुंड्रम में जो चित्र पाए गए हैं वो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे और ये चित्र जो है विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र उस वंश के इतिहास की घटनाओं और रामायण और महाभारत के प्रसंगों को दर्शाते हैं। एक चित्र में जो है बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण इनको पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही विष्णु के अवतारों को भी चित्रित किया गया है। विजयनगर के चित्रों की जो खास बात यह है कि यहाँ के चित्रकारों ने चेहरों को पार्श्व चित्र के रूप में, पार्श्व का मतलब जो साइड का व्यू है उसके रूप में, यानी कह सकते हैं कि यहाँ के चित्र जो है दिखने में त्रिआयामी टाइप के हैं और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयाम में दिखाया है। यानी चित्रों को देखने पर लगता है कि वो 3 आयाम वाले हैं, उनके 3 आयाम हैं, जबकि यहाँ पर जो इन चित्रों में आकृतियां वस्तुएं हैं वो 2 आयाम में दिखाई गई हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी हैं और इनकी कमर जो है पतली दिखाई गई है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं और संयोजन जो है सरल रेखी उपखंडों में प्रकट हुआ है। विजयनगर शैली के चित्रों में जो आकृतियां हैं उनके पेट भारी या फिर बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के बाद लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। इसके बाद है नायक काल के भित्ति चित्र। नायक शासक जो हैं विजयनगर साम्राज्य के बाद इनका उद्भव हुआ है। तो नायक शासकों ने जो है विजयनगर शासकों की जो भी चित्रकारी की परंपरा है उसको अडॉप्ट किया है और उनके आसपास की जो स्थानीय चित्रकारी की परंपरा है उनको भी अडॉप्ट किया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र त्रिपुराकुंड्रम, श्रीरंगम, तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। त्रिपुराकुंड्रम में 2 अलग अलग कालों यानी कि 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। यहाँ के आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्र फलकों में शिव को भिक्षाटन मूर्ति के रूप में और विष्णु को मोहिनी रूप में प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु के अर्काड जिले में चेंगम स्थल पर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है और ये जो चित्र हैं ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने, परवर्ती मतलब बाद के चरण के नमूने हैं। जैसा कि हमने बताया था कि नायक शैली के जो चित्रकार हैं उन्होंने बहुत ज्यादा विजयनगर शैली का अनुसरण किया है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि नायक शैली के चित्र जो है बहुत कुछ विजयनगर शैली के ही विस्तृत रूप हैं। आकृतियों के पार्श्व चित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर अगर तुलना करें तो हम ये पाते हैं जैसा कि विजयनगर के जो चित्र हैं उनमें आकृतियों के पेट बाहर की तरफ निकले हुए दिखाए गए हैं, जबकि यहाँ के पुरुषों की आकृतियों की कमर जो है पतली दिखाई गई है। कलाकारों ने चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया है, यानी कि यहाँ के चित्र जो है गत्यात्मक अवस्था में दिखाए गए हैं। तिरुवल्लंजुली
तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। अब है केरल के भित्ति चित्र। तो 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान ये बनाए गए हैं और यहाँ के शासकों ने जो है नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को अपने चित्रों में अपनाया है। इसके अलावा यहाँ के कलाकारों ने कथकली, कलम एजुतु, देखिए कलम एजुतु काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। कलम एजुतु जो है केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी है, यानी एक प्रकार की रंगोली है, जिसको कलम एजुतु के नाम से जाना जाता है। यानी ये केरल की रंगोली की परंपरा है। ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि कलम एजुतु कहाँ पर बनाई जाती है, किस राज्य की परंपरा है। ये केरल की परंपरा है। तो यहाँ के कलाकारों ने कथकली, कलम एजुतु, इन जैसी समकालीन परंपराओं से भी ये लोग प्रभावित हुए, उनको भी अपने चित्रकारी में अपनाया है। तो यहाँ के चित्रों की विशेषता बताई गई कि यहाँ के चित्रों में कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया गया था। यानी यहाँ पर मानव आकृतियों को 3D इफेक्ट के साथ दिखाया गया था। अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं, जो उस समय केरल में लोकप्रिय रूप से प्रचलित थे। तो उन्हीं प्रसंगों को इन आख्यानों के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। केरल के कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर, यानी रामायण और महाभारत से रिलेटेड जो स्थानीय स्तर की जो कहानियां थी या मौखिक जो परंपराएं थी, उनको भी आधार बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये 3 महल काफी ज्यादा फेमस हैं। कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। इन 3 महलों में कई सारे चित्र देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पुंडरीकपुरम के कृष्ण मंदिर, पनायन रकाबू, तिरुकोडी थानम, त्रिपुरयार के श्री राम मंदिर और त्रिशूर के बड़ुकनाथ मंदिर में भी ये चित्र पाए जाते हैं। इसके अलावा भित्ति चित्र की जो परंपरा है, ये केवल शासकों के संरक्षण में नहीं फूली है, बल्कि स्थानीय स्तर पर या लोक स्तर पर भी चलती रही है। तो भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरो, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली भित्ति चित्र या फिर ओडिशा या बंगाल के भित्ति चित्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चित्र, ये लोक चित्रकारी की परंपरा को प्रस्तुत करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हमारे टेलीग्राम पर जाइए और वहां से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहां से इस नोट्स की PDF जो है, यानी प्रिंटेबल PDF जो खरीद भी सकते हैं, जिसमें आपको अभ्यास प्रश्न भी साथ में देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।